भाग 3। मित्रों, यह स्टोरी रोचक ही नहीं, बहुत ही सुंदर भी है। सुनते रहिएगा और देववाणी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देर न करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मंत्रीवर और चैन सिंह युवराज को साथ लेकर रवाना हुए। तीनों घोड़ों पर मौन चल रहे थे कि मंत्रीवर ने मौन तोड़ा। कुमार, गुप्त रूप से तुम्हें यहाँ के जंगलों में रहना होगा जब तक कि हरनाम का काम तमाम नहीं हो जाता। हम हरनाम को इसी समय महल से नहीं निकाल सकते मंत्रीवर? अजय ने पूछा। नहीं युवराज, राजकीय मुद्राएं सब उसी के कब्जे में हैं। महारानी ने राज्य के सारे अधिकार उसे दे दिए हैं, इसलिए राज्य में उसकी आज्ञा चल रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आपने पूनम को छोड़ दिया और उसके साथियों को उसी के हाथों मरवा डाला। चैन सिंह ने पूछा। युवराज अजय सिंह की हत्या कर दी गई है। यह समाचार हरनाम तक पहुंचाना आवश्यक था और यह सूचना पूनम ही दे सकता है। युवराज अजय ने उत्तर दिया। तुम्हारा विचार ठीक है युवराज। अब प्रश्न है उसे छोड़ देने का। तो यह समाचार देने के पश्चात अगर वह संदिग्ध लगेगा तो उसी क्षण गुप्त रूप से उसकी हत्या कर दी जाएगी। हो सकता है वह युवराज के प्रति वफादार भी हो जाए। उसकी निगरानी बार बार की जाएगी। दूसरे इतने सैनिकों पर दृष्टि रखना कठिन था, सो उन्हें मार्ग से हटा दिया। यह तो आपने बहुत ही बुद्धिमानी का निर्णय लिया है, चैन सिंह ने कहा। कुछ दूर तक तीनों चलते रहे। जंगल बहुत ही हरा भरा था। नीचे मखमल सी घास थी। यहां वहां उछलते कूदते हिरन भी नजर आ रहे थे। अजय इस सुंदर दृश्य में खो गया। थोड़ा आगे चलकर एक निर्मल जल का झरना मिला, जहां उन्होंने थोड़ी देर तक विश्राम किया। दिन काफी चढ़ गया था। पंछियों के झुंड पानी पीने उतरते और किलौल करते। दूसरे ही क्षण आकाश की ऊंचाई को छूने लगते। चिड़िया और कोयल की कूक से वातावरण संगीतमय हो गया। मंत्रीवर देख रहे थे। कम आयु में ही अजय युवा लगने लगा था। युद्ध कला में प्रवीण होने के साथ ही वह सुंदर, तेजस्वी और बुद्धिमान भी था। युवराज, मंत्रीवर ने धीरे से कहा। अजय ने आदर भाव से उधर देखा। एक शुभ संदेश देना चाहता हूं। शुभ संदेश? हाँ, सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे संसार भर की खुशियां ईश्वर ने तुम्हारी झोली में भर दी हूं। आप पहेलियां बुझा रहे हैं मंत्रीवर, क्या बात है, बताइए ना। तो सुनो युवराज, अभी तुम महाराज से मिलोगे। महाराज से? हाँ, महाराज इंद्रसेन से, तुम्हारे पिताजी से। यह कैसे हो सकता है? कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं, या आप पागल हो गए हैं? ना तुम स्वप्न देख रहे हो और ना ही मैं पागल हुआ हूं। लेकिन यह कैसे हो सकता है? उनका शरीर मेरी आंखों के सामने जलकर राख हुआ है। यह ठीक है कि शरीर जलकर तुम्हारे सामने राख हुआ है, परंतु वह शरीर महाराज का नहीं, किसी साधारण मनुष्य का था जो गुप्त रूप से लाया गया था। उस समय महाराज इंद्रसेन को मूर्छित अवस्था में ही गुप्त द्वार से एक विशेष स्थान को भेज दिया गया। यह कार्य चैन सिंह ने किया था। पूछो इससे। हाँ युवराज, यह ठीक है। मैं ही महाराज को लेकर गया और उनके स्थान पर एक साधारण शव लाकर रख दिया, जो मैंने ही पोत पात कर महाराज की सूरत जैसा बना दिया था। मैं इसी क्षण पिताजी से मिलना चाहता हूं। धीरज रखिए युवराज, अभी कुछ ठहरना होगा। लेकिन मंत्रीवर, जब पिताजी जीवित ही थे तो उनको वहां से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर रखने का क्या प्रयोजन है? यही कारण मैं आपको बता देना चाहता था। महाराज से मिलने के पूर्व आपका यह कारण जान लेना भी अत्यंत आवश्यक है। आज वैद्य के उपचार से विष इतना घातक नहीं रहा और महाराज बच गए, परंतु विष के प्रभाव से उनकी जीभ ऐंठ गई और वे कुछ बोल नहीं सकते। इसके अतिरिक्त मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। ऐसी स्थिति में उनका वहां रहना असंगत था। शत्रु फिर कुछ कर बैठता
महारानी हरनाम सिंह के विपक्ष में कुछ सुनना नहीं चाहती, इसलिए राजवैद्य ने ही सलाह दी कि विष का घातक प्रभाव जब तक उतर नहीं जाता, महाराज का मृत घोषित रहना ही उचित है। तो क्या पिताजी किसी को पहचानते भी नहीं हैं? अजय ने प्रश्न किया। ऐसी बात नहीं, पहचानते सभी को हैं। जो कुछ हुआ है वह भी जानते हैं, परंतु बोल नहीं सकते और बुद्धि का सही और उचित उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं। अब आप चलिए, मैं और अधिक धीरज नहीं रख सकता। आप चैन सिंह के साथ जाइए, मेरा राजधानी पहुंचना बहुत आवश्यक है। शाम को मैं फिर आऊंगा, कहकर मंत्रीवर ने घोड़ा राजधानी की ओर मोड़ दिया। इसके साथ ही युवराज और चैन सिंह वह भी गंतव्य स्थान की ओर चल पड़े। कितनी दूर है चैन सिंह? अजय ने पूछा। सामने जो पहाड़ी है उसके पीछे तलहटी में जंगल के छुटपुटे में भीलों की बस्ती है। वहीं पर एक विशेष कुटिया बनाकर महाराज को 4 विश्वास पात्र सैनिकों के साथ रखा गया है। यह भील महाराज के प्रति वफादार हैं। एक बार भील सरदार की महाराज इंद्रसेन ने बाघ से जान बचाई थी, तभी से यह कबीला राजवंश के लिए हमेशा प्राण देने को तत्पर रहता है। बस्ती में भील सैनिक किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं जाने देते, सो महाराज पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर हम लोग कैसे जाएंगे? मुझे कबीले में सभी लोग पूर्णतया जानते हैं। इसके अतिरिक्त भील सरदार आपकी वर्षगांठ पर भेंट करने स्वयं आए थे। हाँ हाँ, याद आया। उनका दिया भूसा भरा बाग आज भी हमारे शयन कक्ष में रखा है। बातों ही बातों में दोनों पहाड़ी की तलहटी में आ पहुंचे। अजय ने देखा सामने ही कुछ भील धनुष बाण लिए खड़े हैं, लेकिन ज्यों ही वे लोग निकट पहुंचे, उन्होंने झुककर आदर के साथ नमस्कार किया। थोड़ी ही देर में वे लोग बस्ती में पहुंच गए। सभी भील निवासियों ने आदर के साथ झुककर अपना प्रेम प्रदर्शन किया। चैन सिंह ने कुटिया के सामने घोड़ा रोका। इतने में ही कुटी से 2-3 सैनिक निकल आए। राजकुमार को देखकर उन्होंने अभिवादन किया। तब तक युवराज घोड़े से उतर चुका था। सबने कुटी में प्रवेश किया। युवराज दौड़कर महाराज से लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। महाराज ने भी उसे छाती से लगा लिया। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के बाहुपाश में बंधे रहे। इसके बाद महाराज ने माथे पर हाथ फेरते हुए कुशल क्षेम पूछा। युवराज अजय ने भर्राए हुए गले से कहा, कुछ भी कुशल नहीं है पिताजी। माताजी हरनाम के हाथों की कठपुतली बन गई हैं। आज मेरी हत्या करने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही सब ठीक हो जाएगा। महाराज कुछ बोल नहीं सके, मन ही मन आशीर्वाद दिया और माथे पर हाथ फेरते रहे। तभी एक सेवक ने सूचना दी कि भील सरदार दर्शन करना चाहते हैं। महाराज की जय हो, युवराज की जय हो कहते हुए भील सरदार ने कुटी में प्रवेश किया। उनके पीछे कुछ भील कन्याएं फलों के थाल लिए हुए अंदर आई और एक और रखकर आदर के साथ खड़ी हो गईं। भील सरदार ने इशारा किया, सभी तुरंत बाहर चली गईं। महाराज, युवराज हमारे कबीले में पधारे हैं, हम धन्य हो गए। इनके स्वागत में हमने आज एक विशेष नृत्य का आयोजन किया है। आज्ञा दीजिए कि युवराज हमारे समारोह में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। महाराज ने हंसकर इशारा किया कि युवराज अवश्य जाएंगे। थोड़ी देर बाद भील सरदार ने विदा ली। शाम को धुंधलका फैलने लगा था। सूर्यदेव भी अस्त होने जा रहे थे, परंतु मंत्रीवर अभी तक नहीं आए थे। अजय उन्हीं की ही प्रतीक्षा कर रहा था। तभी किसी ने सूचना दी कि मंत्रीवर पधार गए हैं। अजय ने देखा उनके साथ राजवैद्य भी थे। क्या समाचार है? अजय ने पूछा। पूनम ने तुम्हारी हत्या की सूचना दे दी है। हरनाम बहुत प्रसन्न है, इसलिए उसने आज एक समारोह का आयोजन किया है। हाँ, याद आया, आज यहां भी एक समारोह है, आप चलेंगे? युवराज ने पूछा। नहीं, हमारा राजधानी में होना आवश्यक है। राजवैद्य यहीं रहेंगे। महाराज के उपचार के संबंध में तुम
इनसे विचार विमर्श कर लेना। अब मैं महाराज से मिलकर जाऊंगा। उन्होंने कुटी में प्रवेश किया। कुशल क्षेम के बाद राजवैद्य ने महाराज की परीक्षा की और उन्हें औषधि पिलाकर बाहर चले गए। मंत्री ने विदा ली और जाते जाते कह गए कि आवश्यकता हुई तो वे कल दूत भेजकर समाचारों का आदान प्रदान कर लेंगे। रात्रि के कालेपन में चांदनी ने दूध भर दिया। अजय भील सरदार के निमंत्रण पर समारोह में गया। महाभील कन्याओं ने नृत्य प्रस्तुत किया, जिसकी प्रशंसा किए बिना अजय नहीं रह सका। नृत्य वास्तव में अत्यंत सुंदर था। अजय ने अपने गले से रत्न जड़ित हार उतारकर नर्तकी को भेंट दे दिया। समारोह से आने के बाद अजय राजवैद्य से बात करना चाहता था, परंतु राजवैद्य तो ऐसे अदृश्य हुए कि पता ही ना चला। पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि वह तो महाराज के उपचार के लिए जड़ी बूटी की खोज में भटकते रहते हैं। उस रात अजय सो ना सका। सारी रात चिंताएं घेरे रहीं। दूसरे दिन तड़के ही राजवैद्य से भेंट हो गई। वे कुछ जड़ी बूटियों को कूट छान कर औषधि तैयार कर रहे थे। अजय ने समीप जाकर प्रणाम किया और उनकी महाराज के लिए इतनी सेवा देखकर गदगद हो गया। राजवैद्य ने सस्नेह आशीर्वाद के रूप में माथे पर हाथ फेरा और कुशल क्षेम पूछा। आपका आशीर्वाद है। युवराज ने कुछ मौन रहकर फिर बात आगे बढ़ाई। पिताजी के स्वस्थ होने में कितना समय लग जाएगा? राज्य की स्थिति प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन अभी तक विष का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है। मुझे स्वयं बहुत चिंता है, लेकिन इस प्रकार कब तक चलेगा? युवराज, एक युक्ति सूझी है। कुछ देर बाद राजवैद्य ने कहा। कहिए। आप पर मुनिवर श्वेत की विशेष कृपा है। किसी प्रकार उनसे संबंध स्थापित कीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई ना कोई युक्ति अवश्य निकल आएगी। आपका कथन तो उचित है, लेकिन उनसे संबंध किस प्रकार स्थापित किया जाए? वे तो स्वयं किसी दैवी शक्ति के समान प्रकट होते हैं। फिर भी यही एकमात्र मार्ग नजर आता है। मैं पूर्ण प्रयत्न करूंगा। दूसरे दिन अजय घोड़े पर सवार होकर अज्ञात दिशा में चला गया। भटकते भटकते शाम हो गई। चारों तरफ अंधेरा घिर आया। वापस लौटना कठिन था, अतः अजय ने आश्रय के लिए स्थान ढूंढने का प्रयत्न किया। तभी उसकी दृष्टि एक मृग पर पड़ी। आश्चर्य की बात थी कि मृग का शरीर अंधेरे में चमक रहा था। तभी मृग युवराज के निकट आया और हाथ चाटने लगा। युवराज ने भी स्नेह का उत्तर उसके माथे पर हाथ रखकर दिया। थोड़ी देर बाद मृग एक तरफ चल दिया। युवराज ने कौतूहलवश उसका पीछा किया। थोड़ी देर बाद मृग अपने आप कहीं लोप हो गया। अजय को बड़ी निराशा हुई, परंतु यह क्या, सामने ही फल और फूलों के पौधों से घिरी एक कुटिया दिखी। युवराज घोड़े से उतर पड़ा और कुटिया के निकट पहुंच गया। उसने घोड़ा बाहर बांधा और स्वयं अंदर प्रवेश किया। कुटिया स्वच्छ थी। भीतर दिया जल रहा था, परंतु अंदर कोई न था। अजय को थकान सी महसूस हुई और वह एक मृगशाला बिछाकर बैठ गया। तभी धीमा प्रकाश धीमे धीमे बढ़ने लगा और एक मधुर वाणी सुनाई दी। तुम आ गए अजय, मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। ठीक समय पर आए हो, परंतु तनिक मार्ग से बिछड़ रहे थे, किंतु मैंने तुरंत मृग को भेज दिया। मेरा आपको शत शत प्रणाम मुनिवर। परंतु दर्शन की प्यासी यह अखियां क्या ऐसे ही रह जाएंगी? नहीं अजय, तुम हमारे अतिथि हो, तुम्हारे साथ भोजन होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। अजय के सामने विभिन्न प्रकार के व्यंजन आ गए और तभी मुनिवर ने कुटिया में प्रवेश किया। अजय ने दौड़कर चरण स्पर्श किए। मुनिवर ने उठाकर गले लगाया और भोजन के लिए ले गए। महलों में ऐसा भोजन युवराज ने कभी देखा भी ना था। कुछ विश्राम के पश्चात मुनिवर ने आने का प्रयोजन पूछा। अजय ने हाथ जोड़कर कहा, आपसे क्या छुपा है? आप तो सर्वज्ञानी हैं, परंतु फिर भी आप मेरे मुख से सुनना चाहते हैं तो? उसकी बात अधूरी रह गई।
मुनिवर मुस्कुराए। धवल दंत पंक्ति चमक उठी। तुम नटखट भी हो। खैर, तुम्हारे पिताजी के लिए सबसे उपयुक्त औषधि अमृत कुंड का जल है। उसकी एक बूंद ही महाराज को स्वस्थ बना देगी। यह कहाँ मिलेगा मुनिवर? मनुष्य में लालसा और लगन के साथ विश्वास भी हो तो क्या नहीं मिल सकता। अजय, फिर भी आपका मार्गदर्शन तो आवश्यक है। सुनो, जो भी व्यक्ति जल लेने जाता है, अगर वह 7 दिन में आ जाए तो ठीक, अन्यथा कभी वापस नहीं आता। अमृत कुंड पर नागरानी सुंदरी का अधिकार है। नागरानी यहां से उत्तर दिशा में कहीं रहती हैं। इसके आगे मैं नहीं बता सकता। तुम तलवार के धनी हो, बुद्धिमान हो। शेष सभी कुछ तुम्हें करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब विश्राम करो। कल सूर्य भगवान की पहली किरण के साथ ही उनको प्रणाम कर निकल पड़ना। इसके पश्चात क्या हुआ, अजय को ज्ञात नहीं। चिड़ियों की चहचहाहट से आंख खुली तो अजय ने उठकर देखा। ऊपर आकाश, नीचे धरती, पास एक घोड़ा घास चर रहा था। वह कुछ निर्णय नहीं ले पाया कि जो कुछ रात को हुआ स्वप्न था या वास्तविकता। अगर वास्तविकता थी तो कुटिया कहाँ गई? स्वप्न ही सही, किसी प्रकार आगे बढ़ने का मार्ग तो मिला। सूरज उगने की प्रतीक्षा में था। अजय ने हाथ जोड़े और आसपास के वृक्षों से फल तोड़कर खाए। थकान तो थी ही नहीं। घोड़े की जीन कसी और एड़ लगाई। घोड़ा सरपट दौड़ने लगा, मानो पंख लग गए हों। निरंतर भागते घोड़े ने एक सुंदर वन में पहुंचकर थकान प्रदर्शित की। अजय भी थक सा गया था, सो घोड़े से उतरकर उसने चरने के लिए उसे छोड़ दिया और स्वयं पास ही बहते पानी के स्वच्छ झरने में प्रेम से स्नान किया। स्नान के बाद आसपास के वृक्षों के फलों की जांच करके उधर पूर्ति की। कुछ फल खाने के बाद वह एक घने वृक्ष के नीचे बैठ गया। थकान तो थी ही, पलकें मुंदती ही चली गई। कुबड़ी ने मायावी दर्पण में देखा, एक सुंदर सा नवयुवक वृक्षों के झुटपुटे में गहरी निद्रा में सोया पड़ा है। पास एक घोड़ा विश्राम कर रहा है। कुबड़ी के मुख पर प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। कुबड़ी वास्तव में एक बुढ़िया जादूगरनी थी। जो कोई भी यात्री मार्ग भूलकर उधर आ निकलता, वह उसे पत्थर का बना देती या किसी भी जानवर के रूप में बदल देती, और अगर कोई उसको भा जाता तो उसे अपने वश में करके जीवन भर के लिए दास बना लेती। इस प्रकार इस जंगल में कई पत्थर की मूर्तियां और जादू के जानवर थे। कुबड़ी ने अभी तक केवल 2 ही दास बना रखे थे। दोनों ही भोली भाली कन्याएं थी। वे दोनों बेचारी कुबड़ी के वशीभूत होकर अपना सब कुछ भूल चुकी थी। इन दोनों लड़कियों में एक थी राजकुमारी कुसुम और दूसरी उसकी अंतरंग सहेली और दासी माया। कुसुम बसंतपुर के राजा की इकलौती संतान थी। बचपन से ही उसे शिकार का बहुत शौक था। एक दिन वह और माया शिकार खेलते खेलते अपने साथियों से बिछड़कर इस ओर आ निकली। कुबड़ी ने अपनी मायावी दर्पण में दोनों को इस प्रदेश में आते देख लिया। उसने निश्चय किया कि वह इन दोनों सुंदर लड़कियों को पत्थर का नहीं बनाएगी, उन्हें अपनी सेवा के लिए रखेगी। बस यह निश्चय करके वह दोनों के समक्ष पहुंची और बड़े प्रेम के साथ उन्हें अपने स्थान पर ले आई। दोनों काफी थकी हुई थीं। भोजन करके जल्दी ही निद्रा मग्न हो गई। दूसरे दिन भोर में जब दोनों उठी तो कुबड़ी ने स्वादिष्ट भोजन और फल उनके सामने रख दिए। कुबड़ी का व्यवहार देखकर कुसुम अति प्रसन्न हुई। उसने पूछा, क्या आप अकेले इस जंगल में रहती हैं? यहाँ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती होगी? सब बताऊंगी, पहले मंदिर चलकर पूजा कर लें, कुबड़ी ने कहा। दोनों तैयार हो गईं और कुबड़ी के साथ मंदिर जा पहुंची। वहां बड़ी भयानक भयानक मूर्तियां थीं। दोनों पहले तो भयभीत हो गईं, परंतु कुबड़ी के काफी आश्वासन दिलाने के बाद अंदर चली आईं। बस यहीं योग साधना से कुबड़ी ने दोनों को अपने वशीभूत कर लिया और दोनों अपना सब कुछ भूल गई। मायावी दर्पण में देखने पर कुबड़ी को अजय बड़ा भाया। वह खिलखिलाकर हंसी
तो पोपले मुंह से नकली हंसी किसी कांच की चीनी के बर्तन के टूटने के समान इधर उधर बिखर गई। कथा में बने रहें, देववाणी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और कथा को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।